वेलकम टू द यूपीएससी बुक समरी सीरीज। इस सीरीज में हम स्टैंडर्ड बुक्स से यूपीएससी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से कवर करेंगे। आज हम एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी के चैप्टर 17 से इंडिया के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिसेस पर एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। बिल्कुल। प्रेसिडेंट का पद आप देखिए सिर्फ एक सेरेमोनियल पोस्ट नहीं है। इंडियन स्टेट के हेड के तौर पर उनकी एक बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस, उनकी पावर्स एंड फंक्शंस, टर्म, इम्पीचमेंट प्रोसेस और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, इन सब को समझेंगे। और हाँ, वाइस प्रेसिडेंट की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर भी बात करेंगे। बढ़िया, तो चलिए प्रेसिडेंट से ही शुरुआत करते हैं। जी राइट? तो सबसे पहले संविधान में प्रेसिडेंट के पद का जिक्र कहाँ मिलता है? मतलब व्हाट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल्स 52 से 78 ये यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करते हैं। पार्ट 5 आर्टिकल्स 52 टू 78। ठीक है। हाँ। और इसी यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल शामिल होते हैं। आर्टिकल 52 तो स्पेसिफिकली कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रेसिडेंट्स रोल इन आवर सिस्टम? मतलब राष्ट्र प्रमुख होने का क्या मतलब है? प्रेसिडेंट जो हैं वो राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, हेड ऑफ स्टेट, भारत के फर्स्ट सिटीजन भी माने जाते हैं। फर्स्ट सिटीजन, हाँ। और एक तरह से देखें तो वे राष्ट्र की यूनिटी, इंटेग्रिटी और सॉलिडारिटी के सिंबल भी हैं। सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस प्रेसिडेंट के नाम पर ही ली जाती हैं। अच्छा, एक्शंस उनके नाम पर होती हैं? जी हाँ। भले ही एक्चुअल पावर पीएम के नेतृत्व वाली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही एक्सरसाइज करती हो। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की खासियत है। समझ गई। ओके, तो ये भूमिका निभाने के लिए प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है? और ये भी कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? मतलब कौन चुनाव लड़ सकता है? देखिए, क्वालिफिकेशंस को हम दो पार्ट्स में देख सकते हैं। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो आर्टिकल 58 में दी गई हैं। आर्टिकल 58, ठीक है। क्या है वो? हाँ, पहली बात, कैंडिडेट को इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरी, उम्र कम से कम 35 साल पूरे हो चुके हों। मिनिमम 35 इयर्स। ओके। और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। अच्छा, लोकसभा मेंबर बनने के योग्य। जी। और एक बहुत जरूरी कंडीशन, किसी भी यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के अंदर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये टर्म अक्सर आता है, इसे थोड़ा समझाएंगे? ये है क्या असल में? हाँ, जरूर। एसेंशियली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कोई ऐसा पद जिससे कोई फाइनेंशियल गेन या बेनिफिट मिलता हो और वो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया गया हो। अच्छा। इसका पर्पस ये इंश्योर करना है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस से इंडिपेंडेंट रहें, निष्पक्षता बनी रहे। समझ गई। लेकिन प्रेसिडेंट, वीपी, गवर्नर, मिनिस्टर्स, इन पदों को तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानते ना इलेक्शन के कंटेक्स्ट में? नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट किया गया है। मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में इन्हें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता। गॉट इट। और दूसरी रिक्वायरमेंट्स क्या थी? आपने कहा था 2 पार्ट्स हैं। हाँ, अदर रिक्वायरमेंट्स में आता है नॉमिनेशन प्रोसेस। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर को कम से कम 50 इलेक्टर्स द्वारा प्रपोज किया जाना चाहिए। मतलब 50 प्रस्तावक होने चाहिए। 50 प्रपोजर्स। और 50 इलेक्टर्स द्वारा ही सेकंड किया जाना चाहिए, यानी 50 अनुमोदक। अच्छा, 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स। ये इलेक्टर्स कौन होते हैं? वही जो वोट डालते हैं? जी हाँ, ये वही इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होते हैं। साथ ही कैंडिडेट को 15,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आरबीआई में जमा करनी होती है। 15,000 रुपए? ये रिक्वायरमेंट्स इसलिए हैं ताकि फ्रिवलस कैंडिडेचर्स को डिस्करेज किया जा सके। मतलब जो लोग सीरियस नहीं हैं वो चुनाव में ना आए। मेक सेंस। अब आते हैं इलेक्शन सिस्टम पर। इज इट अ डायरेक्ट इलेक्शन, जैसे हम एमपीज या एमएलएस चुनते हैं? क्या लोग सीधे वोट करते हैं? नहीं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन में तो जनता सीधे वोट डालती है। हाँ। लेकिन यहाँ वोटर्स एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है और जो सिस्टम है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वोटिंग होती है सीक्रेट बैलेट से। ये
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये सिस्टम ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, ये क्यों अपनाया गया? हाँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मकसद है कि प्रेसिडेंट को एक ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन मिले पूरे देश का। अच्छा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि स्टेट्स को उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिले वोट वैल्यू में। ओके, पॉपुलेशन के आधार पर। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ये इंश्योर करता है कि माइनॉरिटी ग्रुप्स के वोट्स वेस्टेड ना हो और विनर के पास एक क्लियर मेजॉरिटी सपोर्ट हो। इसमें वोटर्स कैंडिडेट्स को अपनी प्रेफरेंस के ऑर्डर में रैंक करते हैं। अच्छा, रैंकिंग होती है 1 2 3 करके? जी हाँ। फर्स्ट प्रेफरेंस वोट से अगर किसी को कोटा नहीं मिलता तो सबसे कम वोट्स वाले कैंडिडेट के सेकंड प्रेफरेंसेस को ट्रांसफर किया जाता है। ये तब तक चलता है जब तक किसी को रिक्वायर्ड कोटा ना मिल जाए। फैसिनेटिंग। तो इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन-कौन शामिल होता है? हु आर द एक्चुअल वोटर्स? इलेक्टोरल कॉलेज में 3 तरह के मेंबर्स होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला, पार्लियामेंट के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड एमपीज। इलेक्टेड एमपीज। ठीक है, नॉमिनेटेड नहीं। नहीं, नॉमिनेटेड नहीं, सिर्फ इलेक्टेड। दूसरा, स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड एमएलएस। स्टेट्स के इलेक्टेड एमएलएस। ओके। और तीसरा, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली और पुदुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स। ये बाद में जोड़ा गया था 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। अच्छा, तो दिल्ली और पुदुचेरी के एमएलएस भी वोट करते हैं, और कौन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, ये भी जानना जरूरी है। हाँ, ये भी क्लियर होना चाहिए। कौन पार्टिसिपेट नहीं करते? पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स, जैसे राज्यसभा के 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स, स्टेट असेंबलीज के नॉमिनेटेड मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, विधान परिषद अगर किसी राज्य में है तो उसके मेंबर्स, चाहे इलेक्टेड हों या नॉमिनेटेड हों। और हाँ, अगर कोई असेंबली डिसॉल्व हो गई है, भंग हो गई है, तो उसके मेंबर्स वोट नहीं कर सकते। ओके, ये लिस्ट काफी क्लियर है। अब ये बताइए कि वोट वैल्यू कैसे तय होती है? क्या हर एमपी और एमएलए का वोट बराबर होता है? नहीं, वोट वैल्यू बराबर नहीं होती। यहीं पर प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी और पैरिटी आता है। हर एमएलए के वोट की वैल्यू उस स्टेट की पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। पॉपुलेशन पर? कैसे? फॉर्मूला है, एक एमएलए के वोट की वैल्यू इक्वल्स टू उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, डिवाइडेड बाय 1000। डिवाइड बाय 1000। हाँ, ताकि नंबर्स मैनेजेबल रहें। इससे डिफरेंट स्टेट्स के एमएलएस के वोट्स को उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में वेटेज मिल जाता है। मतलब बड़े स्टेट के एमएलए के वोट की वैल्यू ज्यादा होगी, छोटे स्टेट की कम। समझ गई, यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस स्टेट्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। और एक एमपी के वोट्स की वैल्यू? एक एमपी के वोट की वैल्यू निकालने के लिए पहले सभी स्टेट्स के सभी एमएलएस के वोट्स की टोटल वैल्यू निकाली जाती है। फिर उस टोटल वैल्यू को पार्लियामेंट के टोटल इलेक्टेड एमपीज, लोकसभा प्लस राज्यसभा की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, तो पहले एमएलएस की टोटल वैल्यू, फिर उसको टोटल एमपीज से डिवाइड किया। जी, फॉर्मूला है, एक एमपी के वोट की वैल्यू इज इक्वल टू सभी राज्यों के सभी एमएलएस के वोटों का कुल मूल्य, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। सो व्हाट्स द कोर प्रिंसिपल बिहाइंड दिस कैलकुलेशन? इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे 2 मेन प्रिंसिपल्स हैं। पहला, डिफरेंट स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन के स्केल में यूनिफॉर्मिटी लाना पॉपुलेशन के आधार पर। दूसरा, स्टेट्स और यूनियन के बीच पैरिटी यानी समानता स्थापित करना। कैलकुलेशन इस तरह से की गई है कि सभी राज्यों के एमएलएस के वोटों का कुल मूल्य संसद के सभी निर्वाचित एमपीज के वोटों के कुल मूल्य के बराबर हो। वाओ, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए वोट्स इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमपी वोट्स। ये फेडरल बैलेंस को दिखाता है। बिल्कुल। अच्छा, जीतने के लिए कितने वोट्स चाहिए? ये इलेक्टोरल कोटा क्या है? जीतने के लिए कैंडिडेट को सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, बल्कि टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड के 50% से ज्यादा वोट्स हासिल करने होते हैं। इसे इलेक्टोरल कोटा कहते हैं। 50% से ज्यादा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। हाँ, इफेक्टिवली एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। फॉर्मूला है, इलेक्टोरल कोटा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड प्लस 1। क्योंकि सिर्फ एक प्रेसिडेंट चुना जाना है, तो ये टोटल वैलिड वोट्स बाय 2 + 1 हो जाता है। ठीक है, व्हाट इफ देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन? अगर चुनाव पर कोई विवाद हो जाए तो कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन से जुड़े सभी डाउट्स और डिस्प्यूट्स की इंक्वायरी और डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। ओनली द सुप्रीम कोर्ट? जी हाँ, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है। एक और बात, अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन को वॉइड भी डिक्लेयर कर दे, मतलब रद्द कर दे, तो भी उस प्रेसिडेंट द्वारा डिक्लेरेशन से पहले जो काम किए गए थे वो इनवैलिड नहीं होते, वो मान्य रहते हैं। अच्छा,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। बिल्कुल। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट्स टर्म, ओथ, कंडीशंस ऑफ ऑफिस एंड वेकेंसी। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल का होता है जिस दिन से वो ऑफिस एंटर करते हैं। 5 साल? हाँ, और वे 5 साल पूरे होने के बाद भी तब तक पद पर बने रह सकते हैं जब तक उनका सक्सेसर चार्ज ना ले ले। ऐसा इसलिए ताकि पद कभी खाली ना रहे। और क्या री इलेक्शन हो सकता है? इंपॉर्टेंटली, हाँ, प्रेसिडेंट कितनी भी बार री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं। देयर इज नो टर्म लिमिट लाइक इन द यूएस, जहां प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार बन सकते हैं। भारत में ऐसी कोई सीमा नहीं है। अच्छा, कोई लिमिट नहीं है। अब शपथ कौन दिलाता है एंड व्हाट डज द ओथ सिग्निफाई? शपथ में क्या होता है? प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई। सीजेआई? हाँ, अगर सीजेआई किसी कारण से अवेलेबल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट अवेलेबल जज होंगे वो ओथ दिलाते हैं। ओके, और ओथ में क्या होता है? ओथ में प्रेसिडेंट संकल्प लेते हैं कि वो पद की ड्यूटीज को फेथफुली एग्जीक्यूट करेंगे, संविधान और कानून को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करेंगे और भारत की जनता की सर्विस और वेलबींग के लिए खुद को डिवोट करेंगे। ये ओथ उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हाईलाइट करती है। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, काफी वेटी वर्ड्स हैं। आर देयर एनी स्पेसिफिक कंडीशंस अटैच्ड टू द प्रेसिडेंट्स ऑफिस? पद के लिए कुछ शर्तें भी हैं? यस, कुछ कंडीशंस हैं संविधान में। पहली, प्रेसिडेंट संसद के किसी भी हाउस, लोकसभा या राज्यसभा या किसी स्टेट लेजिस्लेटर का मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा मेंबर इलेक्ट हो भी जाता है तो प्रेसिडेंट बनने पर उसे अपनी सीट विकेट करनी पड़ती है। मतलब एमपी या एमएलए नहीं रह सकते? नहीं रह सकते। दूसरी कंडीशन, उन्हें कोई दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। वही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली बात। जी। तीसरी, उन्हें ऑफिशियल रेजिडेंस यानी राष्ट्रपति भवन बिना रेंट दिए मिलता है इस्तेमाल के लिए। और चौथी, पार्लियामेंट उनके एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस तय करती है। और सबसे जरूरी बात, इन्हें उनके टर्म के दौरान कम नहीं किया जा सकता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए। राइट। डज द प्रेसिडेंट एंजॉय एनी लीगल इम्यूनिटी? क्या उन्हें कानूनी कार्रवाई से कोई छूट मिलती है? यस, प्रेसिडेंट को अपने टर्म के दौरान सिग्निफिकेंट पर्सनल इम्यूनिटी मिलती है। उनके ऑफिशियल एक्ट्स के लिए उन पर कोई लीगल लायबिलिटी नहीं होती। ऑफिशियल एक्ट्स के लिए इम्यूनिटी? हाँ, और उनके टर्म के दौरान किसी भी कोर्ट में उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट या कंटिन्यू नहीं की जा सकती। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती? नहीं, जब तक वो पद पर हैं। पर्सनल एक्ट्स के लिए सिविल प्रोसीडिंग्स भी शुरू करनी हो तो उसके लिए 2 महीने का प्रायर नोटिस देना जरूरी है। अच्छा, 2 महीने का नोटिस सिविल केसेस के लिए, ठीक है। हाउ डज अ वेकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस ऑकर एंड हाउ इज इट फिल्ड? पद खाली कैसे होता है और उसे भरा कैसे जाता है? वेकेंसी कई रीजन से हो सकती है। 5 साल का टर्म एक्सपायर होने पर, रेजिग्नेशन देने पर जो वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस से हटाए जाने पर, डेथ होने पर, या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट उनका इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर दे। रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, ये याद रखना होगा। जी हाँ। अब वेकेंसी फिल कैसे होती है? अगर वेकेंसी टर्म एक्सपायरी से हो रही है तो इलेक्शन टर्म खत्म होने से पहले ही हो जाना चाहिए। पहले ही? हाँ, अगर किसी वजह से इलेक्शन में डिले हो तो आउटगोइंग प्रेसिडेंट ही कंटिन्यू करते हैं जब तक नए प्रेसिडेंट ना आ जाएं। इसे कहते हैं प्रिवेंटिंग एन इंटररेग्नम, मतलब कोई गैप ना हो। ओके। और अगर वेकेंसी रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ या किसी और वजह से हो जाए तो ऐसी स्थिति में वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट, वो राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट? हाँ, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता, और ये इलेक्शन 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए वीपी एक्ट कर सकते हैं। जी हाँ। अगर वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी वेकेंट है या वो भी अवेलेबल नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट करते हैं। और अगर सीजेआई भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज। अच्छा, ये हायरार्की है, वीपी, देन सीजेआई, देन सीनियर मोस्ट एससी जज। बिल्कुल, लेकिन ये अरेंजमेंट टेम्पररी है। 6 महीने के अंदर नया इलेक्शन जरूरी है। एंड व्हेन अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड ड्यू टू सच अ वेकेंसी, मान लीजिए डेथ या रेजिग्नेशन के बाद, तो क्या वो सिर्फ बचे हुए टर्म के लिए आते हैं? नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट पूरे 5 साल के टर्म के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं, ना कि सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए। अच्छा, पूरा 5 साल का टर्म मिलता है उन्हें। जी। नाउ लेट्स डिस्कस द इम्पीचमेंट प्रोसेस अंडर आर्टिकल 61। ये एक बहुत सीरियस प्रोसेस है, महाभियोग। व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर इम्पीचमेंट? किस आधार पर हटाया जा सकता है? इम्पीचमेंट का सिर्फ एक ही ग्राउंड है संविधान में, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये तो कहीं डिफाइन नहीं है संविधान में। हाँ, ये इंटरेस्टिंग बात है। ये फ्रेज कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं है।
तो इसका स्कोप काफी वाइड हो जाता है, इंटरप्रिटेशन पर निर्भर करता है। हाउ इज द प्रोसेस इनिशिएटेड एंड व्हाट काइंड ऑफ मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड? ये प्रोसेस शुरू कैसे होता है और मेजॉरिटी कितनी चाहिए? सुनने में काफी मुश्किल लगता है ये। इट इज इंडीड अ डिफिकल्ट प्रोसेस, और ऐसा होना भी चाहिए ताकि प्रेसिडेंट के पद की स्टेबिलिटी बनी रहे। इम्पीचमेंट चार्जेस पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इनिशिएट किए जा सकते हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। किसी भी सदन में? हाँ, चार्जेस इनिशिएट करने वाले रेजोल्यूशन पर उस हाउस के कम से कम 1/4 मेंबर्स के साइन होने चाहिए। 1/4 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए सिर्फ इनिशिएट करने के लिए? जी हाँ, सिर्फ इनिशिएशन के लिए। और प्रेसिडेंट को 14 डेज का एडवांस नोटिस देना भी जरूरी है। 14 डेज का नोटिस, ठीक है। ओके, लेट्स ब्रेक डाउन द स्टेप्स। चार्जेस इनिशिएट होने के बाद क्या होता है? देखिए, प्रोसेस के स्टेप्स हैं। पहला, इनिशिएटिंग हाउस। जिस हाउस ने चार्जेस इनिशिएट किए हैं, मान लीजिए लोकसभा, वो पहले उन चार्जेस को कंसिडर करेगा। इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को पास करने के लिए उस हाउस की टोटल मेंबरशिप की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, नॉट जस्ट प्रेजेंट इन वोटिंग? एग्जैक्टली, टोटल स्ट्रेंथ का 2/3। ये ऑर्डिनरी मेजॉरिटी नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्पेशल मेजॉरिटी है। काफी मुश्किल है अचीव करना। बिल्कुल। फिर क्या होता है? 2, इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। जब रेजोल्यूशन एक हाउस से पास हो जाता है तो वो दूसरे हाउस में जाता है। मान लीजिए राज्यसभा में गया। अब राज्यसभा उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी। इन्वेस्टिगेशन होगी दूसरे हाउस में? जी, इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रेसिडेंट को अधिकार है कि वो खुद अपीयर हो या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजें अपना पक्ष रखने के लिए। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो होता है। राइट टू बी हर्ड, ठीक है। 3, पासिंग द रेजोल्यूशन। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद दूसरा हाउस भी चार्जेस को सही पाता है, सस्टेन्स द चार्जेस, और वो भी रेजोल्यूशन को अपनी टोटल मेंबरशिप के 2/3 मेजॉरिटी से पास कर देता है। वहां भी 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ चाहिए? जी हाँ, दोनों हाउसेज में सेम स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। अगर दूसरा हाउस भी पास कर देता है तो जिस डेट को रेजोल्यूशन पास हुआ उसी डेट से प्रेसिडेंट को इम्पीच्ड माना जाता है और उन्हें ऑफिस वेकेट करना पड़ता है। तो मतलब दोनों सदनों से 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ से पास होना जरूरी है। व्हाट आर सम की टेकअवेज अबाउट दिस इम्पीचमेंट प्रोसेस? कुछ और खास बातें? फर्स्टली, ये एक क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है, मतलब अर्ध न्यायिक। पार्लियामेंट एक तरह से जज की भूमिका निभा रही है। क्वाजी जुडिशियल, हाँ। सेकेंडली, पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं करते, वो इम्पीचमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, नॉमिनेटेड एमपीज वोट नहीं करते इलेक्शन में पर इम्पीचमेंट में करते हैं। हाँ, ये फर्क है। थर्डली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और यूटीज ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स जो इलेक्शन में वोट करते हैं, वो इम्पीचमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते। अच्छा, एमएलएस का कोई रोल नहीं है इम्पीचमेंट में? नहीं, ये दिखाता है कि रिमूवल प्रोसेस प्योरली पार्लियामेंट के डोमेन में है। और इम्पोर्टेंटली, आज तक भारत के इतिहास में किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है। ये जानना महत्वपूर्ण है। चलिए अब प्रेसिडेंट की पावर्स एंड फंक्शंस पर आते हैं, स्टार्टिंग विद एग्जीक्यूटिव पावर्स। कार्यकारी शक्तियां क्या हैं? प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स काफी एक्सटेंसिव हैं। हालांकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही एक्सरसाइज की जाती हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सभी एग्जीक्यूटिव एक्शंस फॉर्मली प्रेसिडेंट के नाम पर होती हैं। सारे सरकारी काम उनके नाम पर? फॉर्मली हाँ। वे प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। मिनिस्टर्स वैसे तो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ऑफिस होल्ड करते हैं, पर इसका मतलब है जब तक उन्हें लोकसभा का कॉन्फिडेंस हासिल है। प्लेजर डॉक्ट्रिन, हाँ। वे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स, स्टेट्स के गवर्नर्स, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स, इन सब इंपॉर्टेंट पोस्ट पर अपॉइंटमेंट्स करते हैं। काफी सारी अपॉइंटमेंट्स। जी, वे रूल्स बना सकते हैं ताकि यूनियन गवर्नमेंट का बिजनेस स्मूथली चल सके। आर्टिकल 78 के तहत वी पीएम से यूनियन की एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेटिव प्रपोजल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। पीएम से जानकारी मांग सकते हैं? हाँ, ये उनका अधिकार है और पीएम का कर्तव्य है जानकारी देना। वे एससीज, एसटीज और ओबीसीज के कंडीशंस इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं। यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं अपने अपॉइंट किए गए एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू। अच्छा, यूटीज का एडमिनिस्ट्रेशन सीधा प्रेसिडेंट के अंडर आता है? जी, वे किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं और ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में भी पावर्स रखते हैं। और वे इंटर स्टेट काउंसिल अपॉइंट कर सकते हैं सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए। काफी वाइड रेंज है एग्जीक्यूटिव पावर्स का। व्हाट अबाउट द प्रेसिडेंट्स रोल इन लेजिस्लेशन?
प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये याद रखना जरूरी है। पार्लियामेंट इज इक्वल टू प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। हाँ, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स इंक्लूड पार्लियामेंट के हाउसेस को समन करना, सत्र बुलाना, और प्रोरोग करना, सत्र अवसान करना, और लोकसभा को डिसॉल्व करना, भंग करना। समन, प्रोरोग, डिसॉल्व। ओके। पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग को समन करना, आर्टिकल 108 के तहत। अगर किसी ऑर्डिनरी बिल पे दोनों हाउसेज में डेडलॉक हो जाए, इसकी अध्यक्षता ऑब्वियसली लोकसभा स्पीकर करते हैं। जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। हाँ। पार्लियामेंट को एड्रेस करना कब? हर जनरल इलेक्शन के बाद पहले सेशन की शुरुआत में और हर साल के पहले सेशन की शुरुआत में। एड्रेस टू पार्लियामेंट। बिल्स पर असेंट देना, यह सबसे क्रूशियल लेजिस्लेटिव पावर है। कोई भी बिल प्रेसिडेंट की असेंट के बिना एक्ट नहीं बन सकता। इसी से जुड़ी हैं वीटो पावर्स, जिन पर हम डिटेल में बात करेंगे। हाँ, वीटो पावर्स इंपॉर्टेंट है। जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो ऑर्डिनेंसेस प्रोमोलगेट करना, आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करना। ऑर्डिनेंस पावर हटा दिया गया है। कुछ खास तरह के बिल्स जैसे मनी बिल्स या ऐसे बिल्स जिनसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर होना है, या राज्यों की बाउंड्रीज बदलने वाले बिल्स, इन्हें पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन या परमिशन जरूरी होती है। प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए कुछ बिल्स के लिए? जी। एमपीज के डिस्क्वालिफिकेशन के क्वेश्चंस पर इलेक्शन कमीशन की एडवाइस पर डिसीजन लेना, और सीएजी, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन आदि की रिपोर्ट्स पार्लियामेंट के सामने रखवाना। रिपोर्ट्स रखवाते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है। The ordinance making power under Article 123 seems quite significant. ये अध्यादेश वाली शक्ति पर थोड़ा और बताएं, कब और कैसे इस्तेमाल होती है? हाँ, आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट को तब लॉ बनाने की पावर देता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो और कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी हो। जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो? हाँ, या तो दोनों हाउसेज ना हो या कोई एक हाउस ना हो, और प्रेसिडेंट को यह सेटिस्फाई होना चाहिए कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि इमीडिएट एक्शन जरूरी है। हालांकि ये सेटिस्फैक्शन जस्टिशिएबल है, मतलब इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है अगर ये मालाफाइड ग्राउंड्स पर हो। ये कूपर केस 1970 में कहा गया था। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इसका। स्कोप क्या है ऑर्डिनेंस का? ऑर्डिनेंस की पावर पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग पावर के को एक्सटेंसिव है। मतलब प्रेसिडेंट उन्हीं सब्जेक्ट्स पर ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं जिन पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। ऑर्डिनेंस रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, मतलब पिछली डेट से लागू हो सकता है। रेट्रोस्पेक्टिव। हाँ, ये फंडामेंटल राइट्स को भी अफेक्ट कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर ही। इंपॉर्टेंटली, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए ऑर्डिनेंस इशू नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हो सकता ऑर्डिनेंस से। ठीक है, इसकी वैलिडिटी कब तक रहती है? ऑर्डिनेंस टेम्पररी होता है। इसे पार्लियामेंट के रीअसेंबल होने के 6 वीक्स के अंदर अप्रूव होना जरूरी है। 6 वीक्स आफ्टर रीअसेंबली? हाँ, अगर 6 हफ्ते में अप्रूव नहीं होता तो वो सीज टू ऑपरेट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। इसलिए ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम लाइफ कितना हुआ? 2 सेशंस के बीच मैक्सिमम गैप 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स अप्रूवल पीरियड इज इक्वल टू 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स। 6 महीने 6 हफ्ते मैक्सिमम लाइफ। जी। प्रेसिडेंट इसे कभी भी विड्रॉ भी कर सकते हैं। जुडिशियल स्क्रूटनी पर कुछ और कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? हाँ, एससी ने डीसी वाधवा केस 1987 में कहा था कि ऑर्डिनेंस पावर का इस्तेमाल सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में होना चाहिए। ये लेजिस्लेटिव पावर का सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट नहीं है। और हाल ही में कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2017 केस में एससी ने कहा कि ऑर्डिनेंसेस को बार बार रीप्रमोल्डेट करना बिना लेजिस्लेचर के सामने रखे ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अंडरमाइन करता है। मतलब मिसयूज नहीं होना चाहिए इस पावर का। बिल्कुल। नाउ लेट्स डेल्व इनटू द वीटो पावर्स मेंशन्ड अर्लियर। ये वीटो शक्तियां क्या हैं आर्टिकल 111 में? हाँ, आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट को बिल्स के संबंध में पावर्स देता है। जब कोई बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास होकर प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए आता है तो उनके पास मोटे तौर पे 3 ऑप्शंस होते हैं। 1, बिल को असेंट दे दें तो वो एक्ट बन जाता है। 2, बिल पर असेंट विदहोल्ड कर लें, रोक लें, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। 3, बिल को अगर वो मनी बिल नहीं है पार्लियामेंट को रिकंसिडरेशन के लिए लौटा दें, इसे कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। 3 ऑप्शंस। और एक चौथा भी सुना है, पॉकेट वीटो। हाँ, वो टेक्निकली एक्शन ना लेने से पैदा होता है, उसे पॉकेट वीटो कहते हैं। अच्छा, तो ये वीटो टाइप्स थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? एब्सोल्यूट वीटो क्या है? एब्सोल्यूट वीटो में प्रेसिडेंट बिल पर अपनी सहमति पूरी तरह रोक लेते हैं। बिल वहीं खत्म हो जाता है, एक्ट नहीं बनता। ये पावर नॉर्मली 2 केसेस में एक्सरसाइज होती है। ए, प्राइवेट मेंबर्स बिल्स के संबंध में जो मिनिस्टर के अलावा कोई और एमपी लाए, और बी, गवर्नमेंट बिल्स के संबंध में तब
जब कैबिनेट रिजाइन कर दे बिल पास होने के बाद, लेकिन प्रेसिडेंट की असेंट से पहले, और नई कैबिनेट प्रेसिडेंट को सलाह दे कि असेंट ना दे। ओके, एंड सस्पेंसिव वीटो? सस्पेंसिव वीटो में प्रेसिडेंट बिल को, मनी बिल को छोड़कर, पार्लियामेंट को रिकंसिडरेशन के लिए लौटाते हैं। वो कह सकते हैं कि इस पर दोबारा विचार कीजिए। पुनर्विचार के लिए भेजना। हाँ, लेकिन अगर पार्लियामेंट उस बिल को मॉडिफिकेशंस के साथ या बिना मॉडिफिकेशंस के फिर से पास करके प्रेसिडेंट के पास भेज देती है, तो प्रेसिडेंट को असेंट देना ऑब्लिगेटरी है, वो दोबारा नहीं रोक सकते। मतलब पार्लियामेंट ओवरराइड कर सकती है सस्पेंसिव वीटो को? यस, विद ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। मनी बिल के केस में सस्पेंसिव वीटो नहीं होता। प्रेसिडेंट या तो असेंट दे सकते हैं या विदहोल्ड कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वीटो, बट रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि मनी बिल उनकी प्रायर रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस होता है। राइट। व्हाट अबाउट पॉकेट वीटो? ये नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। पॉकेट वीटो इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट बिल को इनडेफिनेटली अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। मतलब प्रेसिडेंट बिल पर सिंपली कोई एक्शन नहीं लेते, ना असेंट देते हैं, ना रिजेक्ट करते हैं, ना रिटर्न करते हैं। कोई एक्शन ही नहीं लेते इनडेफिनेटली। इसलिए उनकी पॉकेट वीटो लिमिटेड है। अच्छा, हमारे यहाँ टाइम लिमिट नहीं है। इसका कोई एग्जाम्पल है? हाँ, प्रेसिडेंट ज्ञानी ज़ैल सिंह ने 1986 में इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। वो बिल कभी एक्ट नहीं बना। अच्छा, इज देयर एनी बिल वे वीटो पावर कैन नॉट बी यूज्ड? कोई ऐसा बिल है जिसपे वीटो नहीं लग सकता? यस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 ने प्रेसिडेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर असेंट देना ऑब्लिगेटरी बना दिया है। इस पर कोई वीटो पावर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स पर असेंट देना ही होगा, ठीक है। डज द प्रेसिडेंट हैव वीटो पावर ओवर स्टेट लेजिस्लेशन एज वेल? राज्य के कानूनों पर भी वीटो है? यस, इनडायरेक्टली। जब गवर्नर किसी स्टेट बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करते हैं, आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर रिजर्व कर सकते हैं। हाँ, तो आर्टिकल 201 के तहत प्रेसिडेंट के पास ऑप्शंस होते हैं। वो असेंट दे सकते हैं, असेंट विथहोल्ड कर सकते हैं, ये हुआ एब्सोल्यूट वीटो स्टेट बिल पर, या गवर्नर को डायरेक्ट कर सकते हैं कि बिल, अगर मनी बिल नहीं है, को स्टेट लेजिस्लेचर को रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न करें। अच्छा, राज्य विधानमंडल को लौटा सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर बिल को फिर से पास करके विद और विदाउट अमेंडमेंट्स प्रेसिडेंट के पास भेजती है, तो भी प्रेसिडेंट असेंट देने के लिए बाउंड नहीं है। बाउंड नहीं है? पार्लियामेंट वाले केस में तो बाउंड थे। हाँ, यही फर्क है। स्टेट बिल्स के मामले में प्रेसिडेंट पुनर्विचार के बाद आए बिल को भी विदहोल्ड कर सकते हैं, और डिसीजन लेने की कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। ये सेंटर की पावर को दिखाता है स्टेट लेजिस्लेशन पर। ये काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ओके, बियॉन्ड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, व्हाट आर द अदर सिग्निफिकेंट पावर्स? मिलिट्री, डिप्लोमैटिक, फाइनेंशियल, इमरजेंसी और जुडिशियल पावर्स पे भी बात करते हैं। सर्टनली, मिलिट्री पावर्स। प्रेसिडेंट भारत के आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं। तीनों सेनाओं के चीफ्स को अपॉइंट करते हैं। वे वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं या पीस कंक्लूड कर सकते हैं, हालांकि ये पार्लियामेंट के अप्रूवल के सब्जेक्ट होता है और कौम की सलाह पर किया जाता है। डिप्लोमैटिक पावर्स। सभी इंटरनेशनल ट्रीटीज और अग्रीमेंट्स प्रेसिडेंट के बिहाफ पर नेगोशिएट और कंक्लूड किए जाते हैं, पर इन्हें भी पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। वे इंडियन डिप्लोमैट्स यानी कि एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स को विदेशों में भेजते हैं और फॉरेन डिप्लोमैट्स को रिसीव करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में प्रेसिडेंट का रोल फॉर्मल हेड का है। बिल्कुल। फाइनेंशियल पावर्स। मनी बिल्स प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से ही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। वे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी यूनियन बजट को पार्लियामेंट के सामने रखवाते हैं। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए एडवांसेस ग्रांट कर सकते हैं, और हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जो सेंटर और स्टेट्स के बीच रेवेन्यूज के डिस्ट्रीब्यूशन पर रिकमेंडेशंस देती है। फाइनेंस कमीशन का गठन भी प्रेसिडेंट करते हैं। जी। इमरजेंसी पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी से डील करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देता है। नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 52, स्टेट्स में प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। इन पर अलग से डिटेल में बात हो सकती है। जुडिशियल पावर्स। प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के जजेस को अपॉइंट करते हैं। आर्टिकल 143 के तहत वो किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट पर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं, हालांकि वो एडवाइस प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं होती। एससी की एडवाइस ले सकते हैं पर मानना जरूरी नहीं। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट जुडिशियल पावर है पार्डनिंग पावर, आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति।
pardoning power under Article 72 is often discussed. What does it entail? इसमें क्या-क्या आता है? आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ, पार्डन, निलंबित, रिप्रीव, कम, रिस्पाइट या बदल कम्यूट कर सकें, जिसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। ये पावर 3 तरह के केसेस में अप्लाई होती है। 1. जब सजा कोर्ट मार्शल सैन्य अदालत द्वारा दी गई हो। 2. जब सजा किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए दी गई हो जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत आता हो। 3. जब सजा मौत की सजा हो, डेथ सेंटेंस हो। अच्छा, कोर्ट मार्शल और डेथ सेंटेंस वाले केसेस भी इसमें शामिल हैं। ये टर्म्स पार्डन, रिप्रीव, रिमिशन, रेस्पाइट, कम्यूटेशन, इनका मतलब क्या है? हाँ, ये समझना जरूरी है। पार्डन, क्षमा, ये पूरी तरह से माफी है। सजा और दोषसिद्धि दोनों खत्म हो जाती हैं। व्यक्ति पूरी तरह बरी हो जाता है। कम्यूटेशन, लघुकरण, सजा के नेचर को बदलकर हल्का करना, जैसे डेथ सेंटेंस को रिगरस इम्प्रिजमेंट में बदल देना। रिमिशन, परिहार, सजा की अवधि पीरियड को कम करना लेकिन कैरेक्टर वही रखना, जैसे 2 साल की रिगरस इम्प्रिजमेंट को 1 साल की रिगरस इम्प्रिजमेंट कर देना। रिस्पाइट, विराम, किसी विशेष परिस्थिति की वजह से मूल सजा की जगह कम सजा देना, जैसे ऑफेंडर की फिजिकल डिसेबिलिटी या प्रेगनेंसी के कारण। रिप्रीव, प्रविलंबन, सजा के एग्जीक्यूशन पर टेम्पररी रोक लगाना, खासकर डेथ सेंटेंस पर, ताकि दोषी को पार्डन या कॉम्यूटेशन मांगने का समय मिल सके। ये न्यूएंसेस इंपॉर्टेंट हैं। हाउ डज द प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर डिफर फ्रॉम द गवर्नर्स? राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से ये कैसे अलग है? 2 मेन डिफरेंसेस हैं। 1. कोर्ट मार्शल, प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकते हैं, गवर्नर नहीं कर सकते। 2. डेथ सेंटेंस, प्रेसिडेंट मौत की सजा को पूरी तरह माफ पार्डन कर सकते हैं, गवर्नर मौत की सजा को माफ पार्डन नहीं कर सकते। वो सिर्फ सस्पेंड, रिमिट या कम्यूट कर सकते हैं। अच्छा, गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते, ये की डिफरेंस है। जी। कंसिडरिंग ऑल दीज पावर्स, इतनी सारी शक्तियों के बाद प्रेसिडेंट की एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? क्या वो सिर्फ एक रबर स्टैंप है, जैसा कई बार कहा जाता है? देखिए, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं, डी जूरी हेड, जबकि प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व वाली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रियल एग्जीक्यूटिव हैं, डी फैक्टो हेड। नॉमिनल वर्सेस रियल एग्जीक्यूटिव। हाँ, आर्टिकल 74 साफ कहता है कि प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, जिसका हेड पीएम होगा, और प्रेसिडेंट उस एडवाइस के अनुसार कार्य करेंगे। शैल एक्ट। शैल एक्ट मतलब सलाह मानना जरूरी है। जी हाँ, 42nd अमेंडमेंट ने इसे बिल्कुल बाइंडिंग बना दिया था। फिर 44th अमेंडमेंट 1978 ने एक प्रोवाइजो जोड़ा कि प्रेसिडेंट चाहें तो एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को उनकी एडवाइस रिकंसिडर करने के लिए कह सकते हैं। एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। हाँ, सिर्फ एक बार, लेकिन रिकंसिडरेशन के बाद जो एडवाइस दी जाएगी, प्रेसिडेंट को उसके अनुसार कार्य करना ही होगा। शैल एक्ट तो लीगली सलाह बाइंडिंग है। प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह के बिना या उसके विरुद्ध काम नहीं कर सकते। तो फिर प्रेसिडेंट की अपनी कोई डिस्क्रेशन है ही नहीं। But are there any situations where the president can act on their own discretion? Any discretionary powers? कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन का जिक्र नहीं करता प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर के लिए करता है। लेकिन कुछ सिचुएशनल डिस्क्रेशन जरूर पैदा होती है स्पेसिफिक पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस में। Situational discretion. जैसे हाँ, जब पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी हो कि क्लियर गाइडेंस ना हो, जैसे 1. प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करना, जब लोकसभा में किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी ना मिली हो, हंग पार्लियामेंट, या जब इनकम्बेंट पीएम की अचानक मृत्यु हो जाए और कोई ऑब्वियस सक्सेसर ना हो। यहाँ प्रेसिडेंट को अपने जजमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है कि कौन स्टेबल गवर्नमेंट दे सकता है। हाँ, ये तो क्रूशियल सिचुएशन है। 2. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस करना, अगर वो लोकसभा का कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं कर पाती हैं और रिजाइन करने से मना कर देती हैं। 3. लोकसभा को डिसॉल्व करना, अगर कोएम मेजॉरिटी खो चुकी है और कोई ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाना संभव ना हो। 4. सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल करना, नॉन मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजना। हालांकि ये भी कोएम की सलाह के अगेंस्ट नहीं होता है टेक्निकली, पर इनिशिएटिव प्रेसिडेंट का होता है। 5. आर्टिकल 78 के तहत पीएम से इंफॉर्मेशन मांगना। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां प्रेसिडेंट का विवेक काम आता है। हाँ, ये रेयर सिचुएशंस हैं जहां प्रेसिडेंट की विजडम और इम्पार्शियल जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। वो संविधान के गार्डियन की तरह एक्ट करते हैं।
ऑल राइट, लेट्स ब्रीफली टर्न टू द वाइस प्रेसिडेंट। अब उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। उनकी भूमिका क्या है? वाइस प्रेसिडेंट भारत का सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में प्रेसिडेंट के ठीक बाद उनका स्थान आता है। सेकंड हाईएस्ट ऑफिस। उनका मेन फंक्शन है राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में कार्य करना। मतलब जो भी व्यक्ति वीपी बनेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति होगा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और उनका दूसरा मेजर रोल तब आता है जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो जाता है, डेथ, रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट आदि के कारण। तब वीपी एक्ट्स एज प्रेसिडेंट। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, सिर्फ मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए, जब तक नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन ना हो जाए। वो सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं। हाउ इज द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड? व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस? क्वालिफिकेशंस काफी हद तक प्रेसिडेंट जैसी ही हैं। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 35 साल की एज पूरी कर ली हो और किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो। एक फर्क है, प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन चाहिए, वीपी के लिए राज्यसभा मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन चाहिए। अच्छा, वीपी के लिए राज्यसभा मेंबरशिप क्वालिफिकेशन, ठीक है। इलेक्शन कैसे होता है? इलेक्शन मेथड भी प्रेसिडेंट जैसा ही है। इनडायरेक्ट इलेक्शन यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट। सेम सिस्टम? इलेक्टोरल कॉलेज भी सेम है? नहीं, यहीं पर मेन डिफरेंस है प्रेसिडेंट और वीपी के इलेक्शन में। वीपी के इलेक्टोरल कॉलेज में सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। ओनली एमपीज, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड? यस, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स इसमें शामिल नहीं होते। ये बहुत बड़ा फर्क है। वीपी इलेक्शन में एमएलएज का कोई रोल नहीं। इलेक्शन डिस्प्यूट्स अब वो प्रेसिडेंट की तरह ही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। व्हाट अबाउट देयर टर्म, रिमूवल एंड अदर कंडीशंस? कार्यकाल वगैरह टर्म 5 इयर्स का होता है। प्रेसिडेंट की तरह ये भी कितनी भी बार री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं। ओथ प्रेसिडेंट या उनके द्वारा अपॉइंट किए गए किसी व्यक्ति के सामने लेते हैं। कंडीशंस प्रेसिडेंट जैसी ही हैं कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होने चाहिए और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। वैकेंसी टर्म एक्सपायरी, रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ आदि से हो सकती है। टर्म एक्सपायरी से पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए। बाकी केसेस में जल्द से जल्द इलेक्शन होता है। वीपी के लिए कोई एक्टिंग प्रोविजन नहीं है संविधान में। अगर वीपी का पद खाली हो या वो प्रेसिडेंट के तौर पर एक्ट कर रहे हो तो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन की ड्यूटीज निभाते हैं। अच्छा, एक्टिंग वीपी का कॉन्सेप्ट नहीं है, डिप्टी चेयरमैन काम संभालते हैं। और रिमूवल कैसे होता है? क्या इनका भी इम्पीचमेंट होता है? नहीं, वीपी के रिमूवल के लिए फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं है जैसा प्रेसिडेंट के लिए है। इन्हें हटाने का प्रोसेस थोड़ा अलग है। कैसे? वीपी को हटाने का रेजोल्यूशन सिर्फ राज्यसभा में इनिशिएट हो सकता है। ओनली इन राज्यसभा? हाँ, राज्यसभा को वो रेजोल्यूशन अपनी इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करना होता है। इफेक्टिव मेजॉरिटी मतलब मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, वैकेंसी को एक्सक्लूड करके। इफेक्टिव मेजॉरिटी इन राज्यसभा। फिर उसके बाद उस रेजोल्यूशन पर लोकसभा को सिंपल मेजॉरिटी से अग्री करना होता है। लोकसभा की सिंपल मेजॉरिटी काफी है? जी हाँ, और इसके लिए भी 14 डेज का एडवांस नोटिस देना जरूरी है। तो प्रोसेस है, रेजोल्यूशन इनिशिएटेड ओनली इन राज्यसभा, पास्ड बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी इन आरएस, अग्रीड टू बाय सिंपल मेजॉरिटी इन एलएस। ये प्रोसेस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से काफी अलग है। हाउ डज द इंडियन वीपी कंपेयर टू द अमेरिकन वीपी? अमेरिकी उपराष्ट्रपति से तुलना करें तो एक सिमिलैरिटी है, दोनों वीपीज अपने अपर हाउस राज्यसभा सेनेट की अध्यक्षता करते हैं। हाँ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। बट एक मेजर डिफरेंस है सक्सेशन को लेके। अगर यूएस प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट होता है, डेथ, रेजिग्नेशन एटसेट्रा, तो यूएस वीपी बाकी बचे हुए टर्म के लिए प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अच्छा, वो पूरा टर्म कंप्लीट करते हैं? हाँ, जबकि इंडियन वीपी जैसा हमने देखा सिर्फ तब तक एक्टिंग प्रेसिडेंट रहते हैं जब तक नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन न हो जाए, मैक्स 6 मंथ्स। वो प्रेसिडेंट का बचा हुआ टर्म पूरा नहीं करते। ये डिफरेंस यूएस के प्रेसिडेंशियल सिस्टम और इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम के स्ट्रक्चर को दिखाता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। सो रैपिंग अप, प्रेसिडेंट यदि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर काम करते हैं, फिर भी उनकी पोजीशन काफी डिग्निफाइड और कॉन्स्टिट्यूशनली इंपॉर्टेंट है। वो राष्ट्र के सिंबल हैं और पॉलिटिकल अनसर्टनिटीज के समय सिचुएशनल डिस्क्रेशन का इस्तेमाल करके एक क्रूशियल रोल निभाते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट का मुख्य काम राज्यसभा की अध्यक्षता करना है और जरूरत पड़ने पर टेम्परेरीली प्रेसिडेंट का पद संभालना है। प्रिसाइसली इनके रोल्स, पावर्स और लिमिटेशंस को समझना इंडियन एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट्री सिस्टम की फंक्शनिंग को समझने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल।
दिस डिस्कशन ऑन द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट जो एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी पर आधारित थी, उम्मीद है एस्पिरेंट्स के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार करेगी। ये था आज का यूपीएससी बुक इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का समरी ऑडियो बुक। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको ऑल एनसीईआरटीज़, एम लक्ष्मीकांत, आर एस शर्मा, नितिन सिंघानिया, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।